नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे दिसमन कार्वोजन को, जो कंपनी खास करके साइंस वाले में चीज़ में कामकाज करती है। और इसका यदि प्रोडक्टिविटीज को देखेंगे, अवाटस के बारे में देखें तो क्या कंपनी कहती है जो लीडिंग आउटसोर्सिंग पार्टनर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से किस तरह के मार्केट कैप्सुलेशंस हैं, मार्केट ग्रोथ है, इन सभी चीज़ों पे हम धीरे-धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे कंपनी अपनी अ, अपडेट्स को लेकर कहती है कि हमारे पास 10 साइट्स हैं, 30 साल का एक्सपीरियंस की बात कहती है, 100 मेट्रिक टन की बात कहती है और 1150 में वन की बात करते हैं, 300 मेट्रिक टन की बात उन्होंने रखी थी। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कामकाज करती है और इसमें आउटसोर्सिंग का कामकाज है कंपनी का। चलिए, ये स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और लिस्टेड के साथ ही इसकी प्राइस 234 तक चलती नजर आई है, दौड़ती नजर आती है, जबकि हायर टू हायर करीब 300 के आसपास पहुंचने की उम्मीद पे चल रहा था। अब इसकी यदि फंडामेंटल स्ट्रेटजी को समझें तो दिखती है कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी बेटर है और आज भी कह सकते हैं कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। क्या है? अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है, बट इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं कहता है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जो है वो नुकसान में बुक करती हुई नजर आती है। इसके अलावा की बात करें, इसके अलावा बात करें तो समझ में आती है कि कंपनी का जो आरओई आरओसी का आंकड़ा है वो भी काफी बेटर नहीं है, बिल्कुल ही न्यूनतम लेवल पे बनी हुई है। जो कंट्रोल है कंपनी का वो 60% के नियरली प्रमोटर के पास है। और जो कंपैरिजन करते हैं इंडस्ट्रियल के बेसिस पे वो नहीं कहता, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी में क्या है, इनकी क्वालिटी अभी धरातल में पड़ी हुई है और धरातल की बेसमेंट की जो दुकानें होती है उसको मार्केट को ऊपर से आप किसी पिक्चर के थ्रू कैप्चर करना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे भीड़ आपको नहीं दिखता है। लेकिन यदि आप कुछ और पहलू की तरफ ध्यान देंगे, जहाँ पे कर्ज को लेकर के 0.44 का पार्ट्स कहती है, करंट रेशियो के नंबर 1.04 कहता है, डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जहाँ पे कंपनी में नंबर ऑफ शेयर 15 करोड़ 70 लाख कहती है। इसके इसी पार्ट के बेसिस पे मार्केट क्या कहती है मार्केट कैपिटलाइजेशन कहती है। और सिर्फ सब कुछ फॉर्मूला से लिंक है, तो जैसे ही हम इन पार्टों को इस पार्टों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने प्रॉफिट या लॉस का आंकड़ा दिख जाए। तो एक समरी डेटा कहती है और इनमें देखा गया कि कंपनी को लेकर के हमने कुछ अलग प्रोविजंस लिया था, जिसमें नेट इनकम मार्जिन की बात करेंगे, सेल्स वर्सेस डेटर्स रेशियो को देखेंगे, डेटर्स वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिस्क एनालिसिस करेंगे इस कंपनी को लेकर के और समझने की कोशिश करेंगे आखिर इसमें क्या चल। तो रिस्क एनालिसिस की तरफ हम ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस रिस्क के बेसिस पे जो रिजल्ट बना वो क्या कहता है, रिजल्ट के बेसिस पे जो रिटर्न डिमांड बन रही है वो क्या कहता है। उन सभी चीज़ों को लेकर के हम एक कंक्लूजन पे चलेंगे और साथ में एक गोल्डन रूल को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ टारगेट बेस होता है जो कि हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और अपने पैसे को बचाने को लेकर के उसमें रिस्क कितना बनती है, उसमें कितनी परसेंट के रिस्क को कवर किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को हम जानने की कोशिश। यदि इनकी हम रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, सितंबर तक की रिजल्ट इनका अपडेटेड है। उससे पहले इनकी हम एक बार रिटर्न की तरफ देखें तो मार्केट की डिमांड रही थी, बीच में तो अच्छी तगड़ी डिमांड बनी थी। डिमांड बनने के बाद लंबी प्रॉफिट बुकिंग हुआ। प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये देखा गया कि बहुत लंबी सिचुएशन में आकर के बहुत डीप पे आ गई थी मार्केट, लेकिन दोबारा मार्केट्स एक नई पोजीशन क्रिएट करते हुए अपनी ब्रेकआउट सिचुएशन में बनी हुई है। नियर अबाउट कह सकते हैं कि ब्रेकआउट के आसपास, और ब्रेकआउट जब होता है तो मार्केट को एक अलग ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि अच्छा, यहाँ से मार्केट शायद ऊपर जा सकता है। और ये दोस्तों सोचने वाली बात है, जब ब्रेकआउट हो रहा है ना, तभी भी कोई ना कोई प्रॉफिट कमा रहा है, और जब मार्केट डिप पे जा रहा है तभी भी कोई ना कोई प्रॉफिट भी कमा रहा है। ज्यादातर नुकसान है, कुछ प्रॉफिट कम, इसमें परसेंटेज कम होता है। चलिए हम इसको रिजल्ट के पॉइंट आउट को देखें
तो फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से देखें तो कंपनी में जो रिजल्ट का पॉइंट था वो लगातार बिल्डअप कर रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। जबकि इनका नंबर को देखें तो नंबर में करीब करीब 800 करोड़ की पहुंचने की उम्मीद पे चल रही है। इसमें कंपनी ने कुछ पीरियड में प्रॉफिट भी बुक किया है। उससे पहले कई बार कंपनी नुकसान भी बुक कर चुकी है। नुकसान की वजह पता है क्या है? नुकसान की वजह इनके पास जो इंटरेस्ट बर्डन है वो सताती है। इसीलिए कहते हैं कि कई बार कंपनियों में इंटरेस्ट के बर्डन को बिल्कुल देखना चाहिए कि आखिर बोरोइंग्स कितनी परसेंटेज है और कितनी परसेंट की इनको लायबिलिटी बनती है, जिसकी वजह से दबाव क्या बनाती है? प्रॉफिट को कम कर देती है। यदि वही ईयरली डेटा की तरफ देखें तो करीब 2600 करोड़ के आसपास की आंकड़ा कहती है। इसमें कंपनी को लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट होने के बावजूद भी यहाँ के अकॉर्डिंगली मार्केट यहाँ से क्या करना चाहिए था? बुल की तरफ जाना चाहिए था। क्या बुल की तरफ चला? तो बुल की तरफ बिल्कुल चला। फिलहाल जो देखा गया कि बुल की तरफ चलने के लिए रेडी हुआ। और यदि आप लास्ट 12 महीने के डेटा देखेंगे तो आपको मायूसी आ जाएगी, अच्छा यहाँ पे नुकसान था, क्योंकि ऑन एवरेज देखा जाता है। यदि हम रिस्क एनालाइज को देखें तो कंपनी में रिस्क बिल्कुल ही नहीं कहती है, लेकिन डेट जो इन्वेंट्रीज डे है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो आपके पास इन्वेंट्रीज पड़ी है वो 2-2 साल तक शायद पड़ी है, नियर अबाउट 1.5 साल 2 साल तक। तो ये थोड़ा सा इनको क्या कहती है? चिंता में डालती है, क्योंकि पहले से काफ़ी फ्रेम लगातार बढ़ती जा रही है इन्वेंट्री को। लेकिन डिट्रेस रिस्क को लेकर कोई नहीं कहता। कर्ज को लेकर देखा जाए तो कर्ज काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके पास इंटरेस्ट की लगता है कि जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा कहती है। और जब कोई कंपनी कर्ज लेती है तो कर्ज को लेकर के क्या बनती है मेंटलिटी? क्या उसको लेकर के खर्चा पानी में बुक कर रही है? क्या उसको लेकर कुछ बड़ी प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी चल रही है? तो इसी तरह के डेटा यहाँ पे सामने आता है, जिसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं आखिर इसमें क्या रिस्क एनालाइज हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ में सेल्स लगातार बढ़ रही थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें ब्रेक लग गया। प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार ब्रेक लगा हुआ नजर आया है, जबकि स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत करके स्टॉक प्राइस सीजीआर 20% तक 30% तक की ग्रो की बात उन्होंने किया है। यदि उन्हें उनके पहलों पे ध्यान दें, जिसको हम निवेशकों की बात कहें, तो निवेशकों के लिस्ट में देखें तो इस कंपनी में एफआई और डीआई दोनों की भूमिका रही है। और कह सकते हैं कि छोटी कंपनी जिनका मार्केट कैप केवल 3600 करोड़ का है, वहां भी एफआई और डीआई की बड़ी तगड़ी भूमिका। कैसे? क्योंकि एफआई अभी 8% और डीआई यहां से निकल गया है। डीआई ऑलमोस्ट यहां से अपनी पोजीशन बेच के निकल चुका है और सबके सब आम पब्लिक के पास पोजीशंस हैं, जिसमें 55,000 से ज़्यादा निवेशक क्या है? निवेशक इंटरेस्टेड है। और अल्टीमेट कंट्रोल प्रमोटर के पास बनी हुई है। जो बेचने वाले थे उसमें कौन से मेरे बेचने वाले प्रमोटर थे इसमें डीआई के अंदर, जिसमें आदित्य बिरला किसी जमाने की बात करूं, एल की बात करूं, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करूं, ये सब किसी जमाने में थे लेकिन आजकल यहाँ पे देखने को नहीं आती। और ये हमेशा कई बार लास्ट मोमेंट की बात होती है, हमेशा कोई ना कोई अपने ट्रेडिंग पर्पज से रखा ही रहता है। पीएस को कंपेयर करेंगे तो सन फार्मा, सिप्लाज, मैनकाइंड फार्मा जैसी कंपनी से कंपेयर किया जा सकता है। इसका नाम है दिसमैन कार्बोजन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या निकल के आती है कि आखिर भीड़ यहाँ पे काफी खचाखच है, लेकिन वो कंपेयर नहीं दिखता है क्योंकि इनका नुकसान ज्यादा दिखती है फ्रॉम द लास्ट 12 महीने। अभी तक जो स्टॉक की प्राइस है बहुत ज़्यादा बुल नहीं किया है। अभी भी काफ़ी रेट सस्ते भी देखने को मिलता है। यदि इनकी 1 साल के बजाय हम 360 की चार्ट को देखें तो यहाँ पे देखने को आती है कि यहाँ पे एक लंबी नुकसान बुक हुआ था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। लेकिन नए प्लेयर को यहाँ पे फायदा भी देखने को मिली है, जिन्होंने इस पोजीशन पे लिया और मार्केट में लगातार बिकवाली करते गए और आज ये लगता है कि ये अपनी इस पॉइंट के आसपास पहुंचने की उम्मीद करती नजर आई है। हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होती है। इसके अलावा हम चर्चा करें फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर बीएसई स्मॉल कैप की कंपनियां रही है और इसमें कंपनी अपने निवेशकों के हित में बिल्कुल ही नहीं सोचती है। मैनेजमेंट बिल्कुल ही नहीं सोचा है और कुछ डिविडेंड की पार्ट या बोनस की पार्ट नहीं दिया है।
रेवेन्यू साइड में डीमेट की बात कहती है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ी है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में काफी ज्यादा वृद्धि दर्ज करती हुई नजर आती है। सिंगल गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं जो आखिर इसमें क्या कहती है। जहां तक देखा गया कि इनके स्टॉक प्राइस को लेकर के लगातार मार्केट में डिमांड बनी रही है। क्या है? डिमांड बनी रही है। तो कई बार ये मार्केट बुल और बियर के हिसाब से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि जब आप इस पॉइंट से यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आपके सामने दिखेगा कि बहुत ज़्यादा गिरावट था, और जब हम निचले पायदान से यहाँ पे कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न की बात उन्होंने रखी थी है, एक डेटाबेस की बात। लेकिन जब भी एंट्री करते हैं तो उसमें एक टारगेट देखना पड़ेगा कि टारगेट क्या है। यदि कोई टारगेट आपकी लंबी है तो उसके लिए केवल एफ और एफ को समझना है, जिसको F2 कहते हैं। और इसको केवल क्या देखना है? फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का ग्रोथ लेवल कैसा रहा, आगे चल करके फ्यूचरिस्टिक्स कैसा प्लान करके चल रही है, और मैनेजमेंट का क्या ट्रस्ट बिल्डअप है, एलिजिबिलिटी है या नहीं। और दूसरी तरफ यदि शॉर्ट टर्म में केवल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसमें हमेशा एसएल का यूज और दिखते हुए प्रॉफिट को बुक करना आवश्यक है। अदरवाइज ये दिखती हुई चीजें हमारे एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जाने में काफी टाइम नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे देखते देखते प्रॉफिट, देखते देखते नुकसान ही बुक हो जाती है और दिख जाती है। इसीलिए गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना चाहिए, जिसमें रिस्क को मिनिमाइज करना आवश्यक है और प्रॉफिट जब दिखती हो तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग भी आवश्यक है। इसलिए तो मार्केट में हमेशा कोई ना कोई ट्रेड कर रहा है सप्लाई को डिक्रीज और इंक्रीज करके। मिलेंगे कुछ नई कंपनी नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग है।